चलो तो बेटा, तो बात करते हैं बेटा यूनिट्स और मेजरमेंट के खास इंपॉर्टेंट टॉपिक की, डायमेंशंस एंड डायमेंशनल फॉर्मूलास। व्हाट आर डायमेंशंस एंड डायमेंशनल फॉर्मूला, क्या होते हैं उसकी बात करनी है बेटा। बेसिकली जो इस चैप्टर की बात हो रही है, हमने यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स तक बेटा पढ़ लिया है, बराबर। वहां तक आपने ऑलमोस्ट सभी चीजें क्लियर कर ली है, बराबर। बट इस चैप्टर का ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक कि आपका जेडब्ल्यू मेंस का पेपर हो या फिर नीट का पेपर हो या स्कूल लेवल का पेपर हो, इसमें यहीं से सवाल आते ही है। ऐसा कोई पेपर अभी तक बेटा बना ही नहीं जिसमें डायमेंशन और डायमेंशनल फॉर्मूला के ऊपर सवाल ना हो, ऐसा पेपर बनेगा भी नहीं। तो ये टॉपिक बेटा मान लो मतलब कितना इंपॉर्टेंट होगा। तो खास करके जितने भी बेटा आज डायमेंशनल फॉर्मूलाज बेटा मैं यहाँ पर करवाऊँ, वहाँ पूरे 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ आप उस टॉपिक को बेटा ध्यान से देखो, बराबर है। चलो, सो डायमेंशंस एंड डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, तो हमने टाइप्स ऑफ यूनिट पढ़ के रखा है। जो लोग बेटा पहले दिन से पढ़ रहे हैं या कहीं पे दूसरे तीसरे दिन से बेटा ज्वाइन हुए थे, उन्होंने टाइप्स ऑफ यूनिट पढ़ के रखा है। टाइप्स ऑफ यूनिट जो है उनमें हमने देखा था कि भाई बेसिकली वहां पर दो टाइप के यूनिट होते हैं, एक तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की बात की थी और फंडामेंटल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की बात की थी, और बेस क्वांटिटी की। जो एसआई सिस्टम है, एसआई सिस्टम है, और उस एसआई सिस्टम के फंडामेंटल यूनिट्स की बात हो चुकी है बेटा, फंडामेंटल यूनिट्स की बात हो चुकी है। फंडामेंटल यूनिट्स जो बेटा आत्मनिर्भर होते हैं, मैंने पहले ही बोला था आत्मनिर्भर का मतलब बेटा क्या समझोगे, जो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते। ऐसे 7 फंडामेंटल यूनिट्स जो होते हैं, ऐसे 7 यूनिट्स होते हैं जो फंडामेंटल है, बराबर। वो सब आपने पढ़ा है, नहीं भी पढ़ा है बेटा तो आज मैं वापस से आपको रिवाइज करवा देता हूँ। चलो, तो टाइप्स ऑफ यूनिट में हमने पढ़ा था कि एसआई सिस्टम में 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं और 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है। 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती है। कौन कौन सी देखते हैं बेटा, फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी है, ध्यान से जरा देखना बेटा। चलो, सबसे पहले बेटा हमने देखा था मास, उसके बाद लेंथ, उसके बाद क्या आया था बेटा, टाइम, फिर टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और उसके बाद 7th नंबर की जो फिजिकल क्वांटिटी थी वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। एसआई सिस्टम में 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है जो मतलब आत्मनिर्भर है, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो मास का बेटा हमें ना मेजरमेंट एक तो किलोग्राम में कर सकते, ग्राम में कर सकते, मिलीग्राम में कर सकते, माइक्रोग्राम में भी कर सकते हैं। बट यूनिवर्सल जो है वो एसआई सिस्टम क्यों बनी थी वो बेटा मैंने समझा दिया है कि एसआई सिस्टम बनाने का एक ही रीजन था कि मेजरमेंट जो है वो पाउंड में भी हो सकता है, फिर मास का मेजरमेंट मतलब अलग अलग तरीके से आप कर सकते हो, बट एक यूनिवर्सल जो है वो एक ही तरह से मेजरमेंट हो। तो उसके लिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को लेके एक सिस्टम बनाएगी जिसमें मास का मेजरमेंट जो है ना वो किलोग्राम में ही होगा। तो मास का जो यूनिट होता है वो फंडामेंटल यूनिट किलोग्राम होगा। फिर लेंथ के लिए जो है वो मीटर एक्सेप्ट किया, टाइम के लिए आवर भी होता है, मिनट भी होता है, बट वो सेकंड एक्सेप्ट किया। टेम्परेचर के लिए केल्विन एक्सेप्ट किया, कैपिटल के बताते। इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी तो वो कैंडेला था, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है वो मोल है। तो मोस्टली देर आर मास, लेंथ और टाइम जो है ना वो ज्यादातर यूज होते हैं। बट बात आती है कि अगर आप
डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की बात करें तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या है, अभी ये समझे तो फंडामेंटल मैंने समझाया बेटा, वो आप समझ चुके हो। बट डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जो है वो क्या है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जो है वो इस 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब आप कुछ भी कॉम्बिनेशन बनाओगे, मैं मास और लेंथ ले लूं या लेंथ और टाइम ले लूं, इसमें से कुछ भी कॉम्बिनेशन करके आप नई फिजिकल क्वांटिटी बनाओगे तो वो होती है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। जैसे वेलोसिटी गिन लो, वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, फिर फोर्स होता है, ऐसी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी जो है वो डिराइव्ड है। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जो है वो इस बेस क्वांटिटी की टर्म्स में आपको एक्सप्रेस करना है तो वो इजी रहता है, बिकॉज ये वर्ल्ड वाइड जो है वो एक्सेप्ट करी गई ऐसा है सिस्टम जिसमें ये यूनिफॉर्मिटी है। तो इसीलिए डायमेंशंस और डायमेंशनल फॉर्मूलाज बने कि जिसमें हम क्या करते हैं कि जो मास है उस मास को हम डिनोट कर देते हैं, उस मास को डिनोट कर देते हैं कैपिटल एम से एक सिंबल के तौर पर, लेंथ को कैपिटल एल के फॉर्म में, टाइम को कैपिटल टी के फॉर्म में, एंड देयरफॉर इलेक्ट्रिक करंट को कैपिटल ए के फॉर्म में। अगर मैं इस एम एल टी और ए के फॉर्म में किसी भी फॉर्मूला को बना सकता हूं, चाहे वो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी क्यों ना हो, तो ऐसे डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो बने गए जिससे आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एम एल टी ए के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ऐसे when a physical quantity is expressed with appropriate powers of, मतलब मान लो कि एरिया में लिख रहा हूं, चलो तो बेटा एरिया कैसे मेजर करते हो आप बताओ, चलो किसी भी चीज का एरिया मेजर करना है तो कैसे मेजर करते हो, किसी भी चीज, लेंथ इनटू ब्रेथ। हाँ लेंथ इनटू ब्रेथ, तो मतलब लेंथ आप मेजर करोगे और ये ब्रेथ भी लेंथ में ही मेजर करते हो ना, मतलब मीटर या सेंटीमीटर में ही मेजर करते हैं, इसका यूनिट क्या होता है बेटा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एरिया, मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर, यस। तो यहाँ पर लेंथ के कितने डायमेंशन है, कितने डायमेंशन है, तो लेंथ के 2 डायमेंशन है। तो मैं अगर L2 लिखता हूं तो सामने वाला समझ जाएगा कि यहाँ पर लेंथ के कितने डायमेंशन है, लेंथ के 2 डायमेंशन है, कितने डायमेंशन, 2 डायमेंशन। यहाँ पर मास का कुछ लेना देना नहीं है तो आप ऐसा लिखोगे, यहाँ पर m0 होता है, मास के कुछ डायमेंशन नहीं है, और टाइम टाइम का कुछ लेना देना नहीं है तो आप लिखोगे t0। तो इसका मतलब ये होता है बेटा कि m0 L2 t0 ये डायमेंशनल फॉर्मूला होगा जब आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एम एल टी के ए जैसे फंडामेंटल यूनिट्स है हमारे, उसके फॉर्म में, उसके पावर के फॉर्म में कुछ बताते हो तो वो होता है डायमेंशनल फॉर्मूला। व्हाट इज डायमेंशनल फॉर्मूला, मैं वापस बोल रहा हूँ बेटा, when a physical quantity is expressed with appropriate powers, appropriate powers मतलब जितने भी डायमेंशन होते हैं, मीटर स्क्वायर होगा तो यहाँ पर मैं L2 लिख दूंगा, तो ये होता है m0 L2 t0 एक डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। डायमेंशनल फॉर्मूला से आपको डायरेक्टली पता चल जाता है कि यहाँ पर मास का कुछ लेना देना है, यहाँ पर टाइम का कुछ लेना देना है, अदरवाइज नहीं है तो उसका पावर 0 होगा। यहाँ पर लेंथ के कितने डायमेंशन है तो आप फॉर्मूला देख के बता सकते हो कि यहाँ पर डायमेंशन जो है ना वो 2 है। जैसे वॉल्यूम गिन लो बेटा, वॉल्यूम हम लिखते हैं मतलब क्यूब का लिखोगे तो वो एल क्यूब होगा, तो यहाँ पर यूनिट जो है उसका मीटर क्यूब होगा। तो उसके लिए मैं डायमेंशन लिखूं लेंथ के तो 3 डायमेंशन आएंगे, डायमेंशन होंगे 3, तो ये m0 L3 t0, तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया। तो बेसिकली डायमेंशनल फॉर्मूला बनाने का मतलब ये था कि अगर आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक सिंपल वे में उसको रिप्रेजेंट करना है और वहां से आपको डायमेंशंस पता चले और सारी फिजिकल क्वांटिटी को एक ही फॉर्म में मतलब रिप्रेजेंट किया जाए तो उसके लिए डायमेंशनल फॉर्मूलाज बने। तो बेसिकली डायमेंशंस क्या है, तो लेंथ के कितने डायमेंशन एरिया में, तो वो 2 डायमेंशन, और उसके चलते वो पावर जो हम बताते हैं वो डायमेंशन होता है, और ऐसे कॉम्बिनेशन को आप रिप्रेजेंट करोगे तो वो डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा। तो ऐसे हर एक फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। ये तो बेटा मैंने ओवरव्यू दिया, आपको ये थियरी में कुछ नहीं पूछा जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे बनाना है खाली आपको वही याद रखना है।
चलो तो क्लियर है बेटा ये चीज कि डायमेंशनल फॉर्मूला होती क्या है। वैसे तो हम बहुत सारे एग्जांपल आज लेने वाले हैं और वही हमारा आज टास्क है कि भाई आज हम डायमेंशनल फॉर्मूला सारी क्लियर कर दें। चलो तो क्लियर है बेटा। पहले तो जो भी लोग बेटा नए बैठे हैं बेटा उनको एक चीज मैं बता दूं कि आपने भले ही 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं पढ़ी हो बट आप मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट उन 5 के बारे में तो जानते ही हो बराबर। तो ये काफी चीजें होती है और आगे जब लेक्चर जैसे आगे बढ़ेगा वैसे आपको डायमेंशनल फॉर्मूला के बारे में समझ में आ जाएगा। चलो इज इट क्लियर और नॉट बेटा? आगे बढ़े यहाँ से। यस सर। Yes, sir. आपको है ना डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। बाकी ये तो बेटा थियरी का अप्रोच था। मेन थिंग जो है ना वो डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे बनानी है। वैसे तो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी है बेटा, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का कोई एंड ही नहीं है। मैं 11-12 की बुक पूरी यहाँ पर एक लेक्चर में अभी नहीं करवा सकता, बट जो भी फिजिकल क्वांटिटी आप मतलब मुझे लगती है कि भाई हाँ ये आप जानते भी हो, ये यूजफुल भी होगी, तो वही फिजिकल क्वांटिटी का अप्रोच आज रखेंगे। बिकॉज डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है बेटा, आप 12th का पेपर भी निकालोगे ना तो उसमें डायमेंशनल फॉर्मूला का एक आध एमसीक्यू आपको मिल जाता है। क्यों भाई, वहां पर फिजिकल क्वांटिटी तो आती ही जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, मैग्नेटिज्म है, सारी चीजें वो ही बता देगी भाई हाँ फिजिकल क्वांटिटी है तो उसके डायमेंशनल फॉर्मूला भी होंगे। बट आप जैसे यूज टू हो जाओगे फिजिक्स में तो आप डायमेंशनल फॉर्मूला खुद से बनाना मतलब आपको आ जाएगा। बट फिलहाल मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे डायमेंशनल फॉर्मूला बनानी है। चलो तो सबसे पहले जो है वो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। चलो ये है हमारा ये टेबल बेटा, अच्छे से बनाना है सभी को। अगर ये काम नहीं हुआ मतलब समझ लो कि इस चैप्टर में है ना आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो मार्क्स बेटा नहीं स्कोर कर पाओगे, और स्कूल का पेपर भी निकालोगे ना तो डायमेंशनल फॉर्मूला के बिना मैंने बोला ना कि वो पेपर बनेगा ही नहीं, बराबर। चलो तो सीरियल नंबर लगा देते हैं, यहाँ से हम कुछ 4-5 जो है वो फिजिकल क्वांटिटी लिखेंगे। फिर होता है फिजिकल क्वांटिटी कौन सी लेनी है। चलो यहाँ पर होता है फिजिकल क्वांटिटी, ये फिजिकल क्वांटिटी का कॉलम। चलो नाउ थर्ड कॉलम जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन और रिलेशन विथ अनदर फिजिकल क्वांटिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। चलो नाउ फोर्थ कॉलम जो है वो हम बनाएंगे डायमेंशनल फॉर्मूला के चलते। डायमेंशनल फॉर्मूला, इसको बेटा रट नहीं सकते हो, एक सीधी सी बात बोल दूं। आधे लोग बेटा ऐसी फिराक में बैठे होते हैं कि हाँ इसको रट्टा मार लेंगे, बिल्कुल नहीं बेटा, ऐसा काम नहीं करना है। और ये होता है ऐसा यूनिट, ये होता है ऐसा यूनिट। ओके चलो नाउ फर्स्ट नंबर से शुरुआत करते हैं, यहाँ पर ध्यान देना बेटा। चलो फर्स्ट नंबर जो है बेसिक फिजिकल क्वांटिटी हमारी मास। तो बेटा मास जो है वो मास का कोई और फिजिकल क्वांटिटी के साथ, देखो ये तो पहले मैंने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ली तो उसका कोई अनदर फिजिकल क्वांटिटी के साथ अभी कोई रिलेशन है नहीं, तो यहाँ पर हम डैश लगा देंगे। तो मास मतलब यहाँ पर आपको पहले डायमेंशनल फॉर्मूला बेटा बनाना है, तो आपको क्या लिखना है पता है, MLT लिख दो। चलो क्या लिख दो बेटा, MLT लिख दो। नाउ मास मतलब यहाँ पर मास का स्क्वायर होता तो आप यहाँ पर 2 लिखते, बट यहाँ पर तो खाली मास है, तो क्या करोगे बेटा, कितने होंगे इसके डायमेंशन, 1. 1। 1. यहाँ पर इसको बेटा कुछ लेंथ के साथ लेना देना है इसका, No, sir. नहीं लेना देना है, तो यहाँ पर L का 0 कर दोगे। चलो टाइम का कुछ लेना देना है बेटा, No, sir. तो ये 0 कर दोगे। चलो तो M1L0T0 होगा। नाउ ऐसा यूनिट जो है इसका हम लिखेंगे किलोग्राम। तो ये बेटा डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, देखो एज सिंपल एज दैट। क्या आप बोलोगे M1L0T0 इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर मास, तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप MLT के ऐसे फॉर्म में
उसके पावर के फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, वो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। चलो नाउ सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर जो है वो बेसिक सा लेंथ। तो लेंथ भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, उसका दूसरी कोई फिजिकल क्वांटिटी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो सीधा हम लिख देंगे डैश यहाँ पर। तो ये MLT। चलो बेटा बोलो, m का पावर क्या आएगा? 0 0। लेंथ का पावर क्या आएगा? L का पावर 1 1 और टाइम का पावर 0। 0 तो ऐसा यूनिट क्या होगा? मीटर। ऐसा यूनिट क्या होगा? मीटर। चलो ये क्लियर है। सर इसमें के नहीं लिखने का आगे? नहीं बेटा पूरा नहीं लिखने का, चलेगा। MLT बोलो, और जिसमें बेटा टेम्परेचर इंक्लूड है, तो टेम्परेचर इंक्लूड है तो फिर आपको के उसका पावर बताना है, अदरवाइज टेम्परेचर है ही नहीं तो फिर उसको लंबा करने की जरूरत नहीं, MLT रखो, है ना, वो MLT के फॉर्म में इजी रहता है। चलो क्लियर है बेटा। यस सर। चलो थर्ड नंबर इज टाइम। थर्ड नंबर इज टाइम। टाइम में भी आप इंडिविजुअल कह सकते हो कि भाई वो एक अनदर फिजिकल क्वांटिटी के साथ उसका कोई रिलेशन है नहीं। तो डायमेंशनल फॉर्मूला जो है उसका क्या बनेगा? MLT लिख दोगे तो M0 L0 T1 M0 L0 T1, यस। और इसका टाइम जो मतलब है वो ऐसा यूनिट होगा सेकंड। चलो इसके बाद हम लिखेंगे फोर्थ वन। चलो प्लेन एंगल, ये बेटा मैंने सप्लीमेंट्री यूनिट्स में आपको सिखाया हुआ है। प्लेन एंगल क्या होता है बेटा? थीटा, उसका रिलेशन होता है आर्क बाय क्या होता है बेटा? रेडियस। रेडियस होता है। देखो अभी एक सिंपल सी बात समझ लो बेटा, आर्क जो है वो लेंथ में मेजर करते हो, हाँ या ना? यस सर। और रेडियस लेंथ में मेजर करते हो। यस सर। तो बेटा लेंथ और लेंथ दोनों एक दूसरे को काट देंगे, हाँ या ना? यस सर। तो ऐसा होता है, देखो ऊपर लेंथ का 1 होता है, नीचे भी लेंथ का 1, ये फिटूस हो गया बेटा। तो ये L का क्या मिलेगा? 0। तो इट मीन्स बेटा इसमें मास और टाइम तो थे ही नहीं, बट लेंथ भी थी, तो वो भी डायमेंशन चला गया। कहाँ गया? चला गया। तो M0 L का भी 0 और T का भी 0, तो इसे बोलते हैं बेटा डायमेंशन लेस। इसका कुछ बेटा रहा ही नहीं, ये पूरा लूट गया भाई। डायमेंशन लेस, तो डायमेंशन लेस मतलब प्लेन एंगल जो है वो डायमेंशन लेस होता है, उसका ऐसा यूनिट है रेडियन, RAD। तो बेटा कोई भी एंगल हो, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हो, साइन थीटा हो, कॉस थीटा हो, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, और वी कैन से एक्सपोनेंशियल फंक्शंस और लॉगरिथमिक फंक्शंस जो है ना, वो सारे डायमेंशन लेस होते हैं। आपको कोई बेटा आके पूछे साइन थीटा का डायमेंशन फॉर्मूला क्या बेटा, तो आप जो है वो क्या लिखोगे बेटा? साइन थीटा क्या होता है सबसे पहले मुझे बताओ तो बेटा। ये ट्राइंगल में ड्रॉ कर रहा हूँ, एक सिंपल लॉजिक है, ये थीटा है, ये AB है और ये BC साइड है। तो आप बेटा साइन थीटा है जो है वो कैसे रिप्रेजेंट करोगे, बोलो तो बेटा। AB AB अपॉन AC। by AC। चलो ये AB क्या है बेटा? वो साइड है, साइड है वो लेंथ में मेजर करोगे, नीचे भी लेंथ होगा, तो L1 by L1 वो कैंसल होके बेटा क्या होगा? ये साइन थीटा क्या हो जाएगा? L0। मतलब डायमेंशन लेस। तो एंगल की बात होती है ना बेटा, कोई भी एंगल का मेजरमेंट करते हो ना, और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की बात होगी, तो ये सारे कैसे होते हैं बेटा? याद रख लो आज से, क्या होता है बेटा? डायमेंशन लेस होता है। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, वो सारी चीजें डायमेंशन लेस होगी। चलो 4 नंबर तक क्लियर बेटा, आया ना? यस सर। चलो इसके बाद यस सर। वी आर मूविंग फिफ्थ नंबर। चलो फिफ्थ नंबर जो है वो है सॉलिड एंगल। चलो उसका बेटा रिलेशन किसी को याद है? सॉलिड एंगल कैसे डिफाइन करते थे? ओमेगा इज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला? सॉलिड एंगल डेल्टा A बाय R स्क्वायर, एरिया बाय R स्क्वायर। नाउ सरफेस एरिया बाय R स्क्वायर। तो अभी बताओ बेटा,
ऊपर जो है वो एरिया, ऊपर जो है वो एरिया, एरिया के डायमेंशन जो है वो बेटा क्या होंगे, L2, L2, नीचे L2, क्या हो जाएगा ये L0, M0 L0 T0 होगा, वापस से डायमेंशन लेस। बेटा मैंने पहले ही बोल के रखा है, अगर एंगल की बात होती है तो MLT मास का कुछ लेना देना नहीं, टाइम का तो पहले से भी नहीं था, और लेंथ का लेना देना था, बट वो डायमेंशन वापस 0 हो चुका है, तो M0 L0 T0। और सॉलिड एंगल को हम बताते बेटा कैसे बताते, टी रेडियन से। कैसे बताते, टी रेडियन SR से। तो एंगल आए ना बेटा, वो बात समझ लो कि जब एंगल की बात होती है तब आपको क्या करना है, आपको वही बोलना है कि वो डायमेंशन लेस है। चलो 6th नंबर, वी आर मूविंग ऑन 6th नंबर, ये बेसिक से हमने स्टार्ट किया ना। उसके बाद है एरिया। चलो एरिया जो है वो आप कैसे डिफाइन करते हो, आपने अभी बताया लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, बराबर। तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, चलो इसका यूनिट होगा मीटर स्क्वायर। अगर ये रिलेशन बेटा आता है ना तो आप डायमेंशनल फॉर्मूला आसानी से बना सकते हो। चलो MLT लिख दूं, बोलो MLT लिख दूं, क्या होगा बेटा, इसके डायमेंशन क्या होंगे। M0 L2 T0, यस, वो तो बेटा मैंने समझा दिया है। देखो M का कुछ लेना देना नहीं, मास है नहीं इसमें, तो M0 हो जाएगा। टाइम का कुछ लेना देना नहीं तो वो 0 लिख दो, और लेंथ का लेना देना है मतलब वो L2 होगा। चलो इसके बाद 7th नंबर जो है, 7th नंबर इज वॉल्यूम, तो वो लेंथ का क्यूब होगा। चलो MLT लिखो पहले तो, मास का कुछ लेना देना नहीं है, टाइम का भी कुछ लेना देना नहीं है। चलो लेंथ का क्या होगा, L3 3, L3, तो ये होगा मीटर क्यूब। ऐसा यूनिट लिखते जाते हैं बेटा, बराबर। चलो इसके बाद डेंसिटी, अभी आई ना बात, नई बात है बेटा। चलो नाउ 8 नंबर जो है वो डेंसिटी। डेंसिटी बेटा आपके लिए नई चीज है, जैसे जैसे मैंने बोला ना कि फिजिक्स के आप कोर्स से, मतलब जैसे जैसे आप लेक्चर्स हमारे होंगे, चैप्टर्स आगे आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे सारी फिजिकल क्वांटिटीज जो है ना वो इंट्रोड्यूस होती जाएगी। बट डायमेंशन जो है ना, डायमेंशनल फॉर्मूला का मतलब आप पूरा 11th 12th कर लोगे तब तक ये होते डायमेंशनल फॉर्मूला बना सकते हो हर एक फिजिकल क्वांटिटी, हर एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का। तो डेंसिटी वगैरह जो है ना वो हम पीछे मतलब पार्ट 2 के चैप्टर में, मोस्ट प्रोबेबली 7th चैप्टर में आपको सिखाया जाता है मास डिस्ट्रीब्यूशन में। बट डेंसिटी जो है वो डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। फिलहाल के लिए मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। चलो तो यहाँ से बेटा हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर हम करते हैं मास, तो ऊपर जो होता है ना बेटा मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ M1, और नीचे क्या होगा बेटा वॉल्यूम का L3। नाउ ये L3 ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, M1 L-3 हो जाएगा, और टाइम तो बेटा है नहीं तो हम लिखेंगे T0। समझ में आया बेटा मैंने क्या किया, मास पर वॉल्यूम, मास पर वॉल्यूम, तो M1 L-3 T0 क्या होगा इसका डायमेंशन, M1 L-3 T0, और इसका यूनिट जो होता है वो होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। चलो क्लियर है बेटा, जैसे जैसे मैंने बोला ना कि ये रिलेशन अगर याद रह जाएगा तो आप डायमेंशनल फॉर्मूला आराम से बना सकते हो। चलो क्लियर है, हाँ या ना। yes sir, Yes sir. चलो उसके बाद Yes. थोड़े मोशन के ऊपर जो है वो उसके रिलेटेड डायमेंशनल फॉर्मूला बनाते हैं। देखो चलो 8 नंबर तक हुए। मैंने बोला ना कि जितने आप बेटा पढ़ चुके हो और जितने मुझे लगते हैं कि भाई हाँ ये यूजफुल होंगे 11th के बेसिस पर, वो सारे बेटा आज मैं कवर कर लूंगा। ओके, तो स्पीड, स्पीड क्या है, स्पीड क्या है, distance upon time, डिस्टेंस Distance अपॉन upon डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम इंटरवल। तो चलो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना है MLT। देखो मास का कुछ यहाँ पर लेना देना नहीं है तो मैं लिख दूंगा M0। डिस्टेंस ऊपर है मतलब डिस्टेंस आप लेंथ में मेजर करोगे, अगर डिस्टेंस का स्क्वायर होता तो बेटा मैं L2 लिखता,
बट यहाँ पर तो खाली डिस्टेंस ही है, तो L1 लिखो। फिर टी का क्या होगा? -1. -1. -1 होगा। वेरी गुड, बिकॉज टाइम जो है वो डिनोमिनेटर में है, वो ऊपर आएगा तो T -1 हो जाएगा। इसका यूनिट होगा मीटर मीटर पर पर सेकंड. सेकंड। चलो, इसके बाद डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, चलो डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना बेटा, वो क्या फोर्स होता है? इनटू एक्सेलरेशन. डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बेटा अपने आप में ही बेटा वो लेंथ में मेजर करते हो। तो डिस्प्लेसमेंट जो है ना, वो डिस्प्लेसमेंट बेटा वो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन है ना। तो कितना डिस्प्लेस हुआ वो आप लेंथ में मेजर करते हो, तो MLT। चलो, मास का कुछ है बेटा इधर लेना देना? नो नो सर। सर. तो 0 लिख दो। डिस्प्लेसमेंट लेंथ में मेजर होता है, बट यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर नहीं है, तो वो L1 लिखोगे। और टाइम जो है वो टाइम क्या लिखोगे बेटा? टाइम का कुछ लेना देना नहीं, तो वो 0 लिखोगे। तो ये हो जाएगा मीटर। क्या हो जाएगा? मीटर। ना उसके बाद 11 नंबर, डिस्प्लेसमेंट के बाद वेलोसिटी। चलो, वेलोसिटी जो है बेटा वो क्या होता है? तो वो डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम इंटरवल, तो वो होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अभी यहाँ पर लिख दो बेटा MLT। चलो, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला डायमेंशनल होता है L1 और टाइम का होता है T1। चलो, क्या होता है बेटा इसका फॉर्मूला? M का क्या आएगा? डायमेंशन M0 L1 T -1. T-1, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। अगेन वेलोसिटी जो है वो स्पीड और वेलोसिटी में बेटा बेसिक डिफरेंस यही है कि भाई स्पीड जो है ना वो स्केलर है, जब वेलोसिटी जो है ना वो वेक्टर क्वांटिटी है। वो तो बेटा आप 9 से सीखते आ रहे हो, बट द यूनिट जो है ना वो यूनिट तो सेम रहेंगे, तो डायमेंशनल फॉर्मूला भी इनके सेम रहते हैं। चलो, तो ये आपको देख लेना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 12 नंबर पर। चलो, तो वेलोसिटी के बाद एक्सेलरेशन। चलो, एक्सेलरेशन जो है वो क्या होता है? वो होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। चलो, पहले लिख दो बेटा MLT। चलो, पहले लिख दो MLT। चलो, बोलो क्या होगा डायमेंशनल फॉर्मूला? वेलोसिटी का क्या है बेटा? ऊपर देखो, M0 है, L1 है, T-1 और नीचे टाइम होगा फर्दर T1। चलो, अभी बोलो बेटा क्या होगा? ये T1 ऊपर जाएगा तो M0 T तो मान एज इट इज, हाँ, L1 और T क्या रहेगा? -2। T क्या रहेगा? -2। चलो, इसका यूनिट क्या होगा बेटा? मीटर पर मीटर सेकंड स्क्वायर. सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो, तो 12 नंबर तक क्लियर है बेटा? यस सर. चलो, अभी थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, बिकॉज यहाँ से बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी जो है ना वो आगे यूजफुल होंगे। वो है बेटा वन एंड ओनली फोर्स। बराबर, फोर्स यानी मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास इनटू एक्सेलरेशन। चलो, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ये बेटा सिंपल सी चीज है। देखो, आपको मास का M1 लिखना है। चलो, ये सबको आता है। एक्सेलरेशन का आपने बना दिया बेटा फॉर्मूला। क्या बना था फॉर्मूला? M0 L1 T-2। चलो, ये मल्टीप्लीकेशन में तो ये M1 हो जाएगा बेटा, बेस सेम हो तब एक्सपोनेंट का क्या होता है बेटा? हम एडिशन करते हैं ना ऊपर, तो ये 1 + 0 1 हो जाएगा, L1 होगा। और T-2 तो ये क्या होता है बेटा? इसका डायमेंशनल फॉर्मूला M1 L1 T-2 क्या रहेगा बेटा? M1 L1 T-2। याद रहेगा बेटा? कैसे बना? मास देखो, पहले जो है ना वो आपको
पहला स्टेप जो है वो बेसिक चीजें सीखना होता है। अभी जो होगा बेटा वो थोड़ा एडवांस पर होगा। आपको एक्सेलरेशन नहीं आता है तो वेलोसिटी नहीं आता है तो एक्सेलरेशन नहीं आएगा, एक्सेलरेशन नहीं आता है तो फोर्स नहीं आएगा, और फोर्स के आगे बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी जुड़ी है इसके साथ, बराबर। चलो याद रहेगा बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट 13 नंबर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। m1 l1 t माइनस टू, m1 l1 t माइनस टू, तो ये यूनिट होगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसे हम लिखते हैं बेटा न्यूटन। याद रहेगा बेटा 13 नंबर, इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, वर्क डन, वर्क डन। चलो बहुत ही बढ़िया फिजिकल क्वांटिटी बेटा। वर्क, वर्क क्या होता है बेटा? मेरे पास एक ऐसा सिंपल सा ब्लॉक है, इसे बेटा मैं फोर्स लगा रहा हूं, ये थोड़ा बहुत डिस्प्लेस होगा, मान लो कि वो यहां तक पहुंचा है, तो आपने जितना फोर्स लगाया होगा उतना ही डिस्प्लेस होगा। तो वर्क मीन्स, वर्क जो है उसे W कहेंगे, सॉरी यहाँ पर W होगा। तो वर्क मीन्स फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है बेटा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। चलो तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का बेटा फॉर्मूला देखो यहाँ पर, ये बेटा छापा है हमने। इनटू क्या करना पड़ता है, देखो रफ में हम बना लेते हैं कि m1 l1 t माइनस टू है, इनटू डिस्प्लेसमेंट का बेटा क्या होगा? l1 होगा, तो ये हो जाएगा m1 l2 t माइनस टू। समझ में आया बेटा? पहले आया ना? Yes, sir. तो ये होता है m1 l2 t माइनस टू। ना फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट होता है मीटर, तो ये होता है न्यूटन इंटू मीटर, और इट इज ऑल्सो नोन एज जूल। जूल मतलब आप जो भी कुछ वर्क कर रहे हो, कोई ना कोई फॉर्म में एनर्जी जो है वो आप लूज करते हो या एनर्जी को गेन करते हो वर्क करने के बाद। तो वो दो तरीके से होता है, एनर्जी के फॉर्म में आप बता दो वो जूल होता है। चलो 40 नंबर क्लियर है? Yes, sir. चलो इसके बाद 15 नंबर जो है वो वर्क और फोर्स के साथ रिलेटेड है। देखो पावर, पावर क्या होता है बेटा? पावर, आप कितने टाइम में कितना वर्क करते हो, आप कितने टाइम में कितना वर्क करते हो, वो होता है पावर। ये सारी बेसिक फिजिकल क्वांटिटी बेटा आपने मे बी वर्क एनर्जी पावर का चैप्टर तो बेटा आप 9th से सीखते आ रहे हैं, इसीलिए बेटा ये फिजिकल क्वांटिटी को मैं ले रहा हूँ बिकॉज ये 11th के सिलेबस में भी है। तो अभी जो भी फिजिकल क्वांटिटी कर रहे हैं वो 11th के अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं, बराबर। तो पावर जो है वो वर्क पर यूनिट टाइम, वो वर्क पर यूनिट टाइम, बिकॉज आपको ये रिलेशन अगर नहीं आएगा ना, मैंने बोला बेटा ये रिलेशन जो इस कॉलम की इंपॉर्टेंस समझो बेटा, अगर ये रिलेशन आपको नहीं आता है तो आप डायमेंशनल फॉर्मूला याद नहीं रख सकते। आपको डायमेंशनल फॉर्मूला ऐसे लर्न नहीं करना है, ये m1 l2 t माइनस टू वर्क का होता है, ऐसे 5 बार लिखोगे ना बेटा तो भी याद नहीं रहता है। आपको ये याद रखना है कि वर्क क्या होता है, तो आपको फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क होता है। फिर सोचो कि फोर्स का फॉर्मूला क्या था, फिर डिस्प्लेसमेंट का क्या था, तो आपको आ जाएगा। तो पावर जो होता है वो वर्क पर टाइम है। वर्क मतलब क्या है बेटा? वर्क मतलब क्या होगा? m1 l2 t माइनस टू, नीचे टाइम t1। चलो क्या हो जाएगा बेटा? ये M1 L2 T minus 3. m1 l2 t माइनस थ्री। चलो तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पर, बराबर। तो ये हो जाएगा m1 l2 t माइनस थ्री। पावर जो है वो वर्क मतलब जूल सेकंड इनवर्स, और वॉट होता है WATT, बराबर। वॉट इज अनदर यूनिट ऑफ पावर। वैसे तो हॉर्स पावर भी होता है बेटा, इंजन का पावर हॉर्स पावर में मेजर करते हैं। चलो उसके बाद 16 नंबर ले लेते हैं। 16 नंबर होता है एनर्जी। अभी बेटा आपको एनर्जी पूछे, कोई भी एनर्जी पूछे, केमिकल एनर्जी पूछे, केमिकल एनर्जी पूछे, काइनेटिक एनर्जी पूछे, पोटेंशियल एनर्जी पूछे, कोई भी एनर्जी पूछे, कोई भी मैकेनिकल एनर्जी पूछे, कोई भी टाइप की एनर्जी जो है
वो एनर्जी का बेटा मैं यहाँ पर अलग अलग देखो, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh, सबका फॉर्मूला यहाँ पर नहीं लिख सकता, तो यहाँ पर मैं डैश कर रहा हूँ। जैसे जैसे मतलब आप अलग अलग एनर्जी को सीखते जाओगे वो आप समझते जाओगे उसका इंटर रिलेशन। बट एनर्जी जो है वो कैसे मिलती है या कैसे लूज होती है, कुछ आप वर्क करोगे तभी तो एनर्जी मिलती है, बराबर। इस ब्लॉक के पास काइनेटिक एनर्जी होगी बट आपने धक्का ही नहीं लगाया, इसके पास वेलोसिटी कहाँ से आएगी? आपने फोर्स लगाया उसके बाद तो इसके पास वेलोसिटी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी का मिलना वो वर्क करने से होता है, काइनेटिक एनर्जी गेन करना वो उसके वेलोसिटी से होता है, उसके स्पीड के ऊपर डिपेंडेंट है, बराबर। तो एनर्जी जो है वो एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला इट इज सेम एज द वर्क, सीधा वर्क का जो होता है वही होता है। सो आपको डायरेक्टली वर्क का जो डायमेंशन फॉर्मूला है m1L2T-2 सीधा हम लिखोगे और इसका यूनिट होता है जूल। कोई भी एनर्जी जो है वो जूल या फिर कैलोरी में मेजर करते हो, बराबर है। चलो 17 नंबर पर आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर में क्या है, ध्यान से देखना बेटा इस चीज को। 17 नंबर जो है वो क्या है, फोर्स वगैरह सीखने के बाद मोमेंटम, मोमेंटम नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है मोमेंटम। नाउ व्हाट इज मोमेंटम? लॉज ऑफ मोशन बेटा आप सीखे होंगे, और नहीं भी सीखा है नाइन्थ में, नाइन्थ का किसे याद होता है, बराबर। कोई चीज नहीं बेटा, यहाँ पर ध्यान दो। मोमेंटम वगैरह आएगा हमारे 5th चैप्टर में तो आएगा ही, बट मोमेंटम क्या होता है? मास टाइम्स ऑफ वेलोसिटी। मोमेंटम मतलब मास टाइम्स ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पर उसका रिलेशन लिखेंगे मास इनटू वेलोसिटी। तो मास टाइम्स ऑफ वेलोसिटी जो है उसे बोलते हैं मोमेंटम। चलो तो इसका यूनिट जो है ना वो पहले यूनिट लिख लेते हैं। मास का ऐसा यूनिट जो है वो किलोग्राम, फिर होता है मीटर, और ये सेकंड इनवर्स। चलो मास के लिए हम लिखेंगे m1 इनटू वेलोसिटी का क्या होता है बेटा, उसका m0 L1 T माइनस। आई होप बेटा अभी तो बेटा आपको समझ में आ चुका है कि भाई ये कैसे करना है ना। m0 L1 और T माइनस 1। चलो तो यहाँ पर मिला लो बेटा, ये m1 हो जाएगा, फिर ये L1 होगा और ये T माइनस 1। तो मोमेंटम मतलब क्या होगा बेटा, m1 L1 T माइनस 1। बेटा आप यूनिट पर से भी लिख सकते हैं। देखो किलोग्राम के कितने डायमेंशन है बेटा, एक है। मीटर के कितने डायमेंशन है, एक है। सेकंड के कितने डायमेंशन है बेटा, -1 है। तो भी आपको बेटा समझ में आ जाएगा। बट थिंग इज कि ये कॉलम इंपॉर्टेंट है। क्लियर है 17 नंबर बेटा? आया ना बेटा? 17 नंबर क्लियर है, आया ना? यस और नो बेटा? Yes, sir. Yes, sir. 18 नंबर है प्रेशर। Yes, sir. प्रेशर जो होता है बेटा फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। फोर्स पर यूनिट एरिया जो है वो प्रेशर होता है। चलो आराम से बेटा, फोर्स का फॉर्मूला मैंने आपको बोला है कि याद रखोगे आप, बिकॉज इसके ऊपर से बहुत फिजिकल क्वांटिटी बनी है। तो ये होता है m1 L1 T-2 बेटा। आप प्रैक्टिस करोगे तब आपको ये याद हो जाएगा। बड़ा ये टेबल जो है वो आपको बेटा अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो m1 L1 T-2 फोर्स है, इसके नीचे एरिया, एरिया क्या होता है बेटा L2। चलो प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स पर एरिया, तो ये हो जाएगा m1 L-1 T T माइनस। minus 4. फोर्स के लिए हम लिखेंगे बेटा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये होता है पास्कल। साइंटिस्ट था बेटा पास्कल, और उस पास्कल के नाम के ऊपर से प्रेशर का यूनिट बनाया गया है। उसके बाद 19 नंबर जो है वो टाइम पीरियड। अभी जो बेटा यहाँ से फिजिकल क्वांटिटी चलेगी वो रोटेशनल मोशन और उसके साथ रिलेटेड है। जैसे आपने ये पेज पर आपने देखा कि भाई स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ये लीनियर मोशन के साथ है। तो
नेक्स्ट जो है यहाँ से वो सारी फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो रोटेशनल मोशन के साथ है और कहीं ना कहीं सर्कुलर मोशन के साथ है। चलो तो यहाँ से ध्यान दो बेटा, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड को कैपिटल टी से बताते हैं। नाउ टाइम पीरियड जो है वो टाइम मतलब हम सीधा ही मेजर कर लेते हैं। तो यहाँ पर m0 l0 और t का डायमेंशन 1 होगा और उसको हम सेकंड में मेजर करते हैं। व्हाट इज टाइम पीरियड? टाइम पीरियड बेसिकली क्या होता है? टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन और टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इज नोन एज टाइम पीरियड। अर्थ का टाइम पीरियड बेटा क्या है अपनी एक्सिस पर रोटेट करने का? कौन बताएगा? 24 hours. 24 आवर्स। हाँ मतलब सही चीज है कि भाई हाँ 24 आवर्स के बाद मतलब हम एक रिवॉल्यूशन की बात करें वो 24 आवर्स का टाइम देती है। तो टाइम पीरियड होता है टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन और वन रिवॉल्यूशन। टाइम पीरियड के बाद होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी तो बेटा आपने सुना ही होगा रेडियो वगैरह में, जो वेव्स हम कैच करते हैं वो सर्टेन फ्रीक्वेंसी के होते हैं, बराबर। बट एक्चुअली में फ्रीक्वेंसी होता है वो क्या होता है? वो 1/टाइम पीरियड, इट मींस फ्रीक्वेंसी। और आप कह सकते हो नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकंड, बट वो फिलहाल अभी ऑसिलेशन वगैरह आप सेकंड पार्ट में सीखोगे, वो अभी फिलहाल ना भी याद है वो चिंता नहीं है। फ्रीक्वेंसी मतलब 1/टाइम पीरियड, उतना याद रख लो चलेगा। तो टाइम पीरियड का उल्टा होता है फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर बेटा मैं लिखूं m0 l0, t का क्या होगा? -1 -1. होता है सेकंड इनवर्स और ये हर्ट्ज। राइट, जो साइंटिस्ट हर्ट्ज जो था उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को लैब में कैसे बनाते उसका एक एक्सपेरिमेंट जो है ना उससे किया था। तो फ्रीक्वेंसी और वेव्स की बात आती है तब हम फ्रीक्वेंसी का यूनिट जो है ना वो हर्ट्ज से बताते हैं। तो 20 तक क्लियर है बेटा? Yes, sir. नाउ 21 से 24 तक जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है वो बेस्ड होगी रोटेशनल मोशन के लिए। ये है हैशटैग रोटेशनल मोशन। बहुत ही मजा आने वाला है, ध्यान से सुनना। रोटेशनल मोशन जो है ना, रोटेशनल मैकेनिक्स एक अलग ही मतलब ब्रांच है। मोशन जब आप पढ़ोगे बेटा तो हर एक तरीके से हमने मोशन बेटा डिस्क्राइब किया 11th स्टैंडर्ड में। लीनियर आ जाएगा, रोटेशनल आ जाएगा, बराबर, ऑसिलेटरी मोशन भी आ जाएगा। तो रोटेशनल मोशन के रिलेटेड ये 4 फिजिकल क्वांटिटी जो कि आप 7th चैप्टर में सीखने ही वाले हो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, बट उसके डायमेंशनल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जितने भी सवाल हम करेंगे तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। चलो तो नंबर 20 जो है वो फ्रीक्वेंसी है, उसके बाद 21 लगा देते हैं यहाँ पर। रोटेशनल मोशन के फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी जो है, जैसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट हमने बताया था, डिस्प्लेसमेंट हम लेंथ में मेजर करते हैं। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हम लेंथ में मेजर करते हैं, वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात है। बट रोटेशनल मोशन या फिर सर्कुलर मोशन की बात होती है तो एक मान लो कि एक पार्टिकल जो है वो मतलब इस सर्कल पर चल रहा है। तो वो सर्कल पर ऐसे चल रहा है भाई, यहाँ से उसने स्टार्ट किया और यहाँ पर पहुंचा, तो उसका सेंटर मतलब यहाँ से वो चल रहा है। तो एक सिंपल सी बात समझ लो कि यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है वो समझना है कि यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये ए से बी चला, ए से बी, तो यहाँ पर कुछ एंगल वो बनाएगा, तो ए से बी उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसे भी हम थीटा के फॉर्म में ही बताते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को भी हम थीटा के फॉर्म में ही बताते हैं। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो थीटा के फॉर्म में बताते हैं बेटा, तो वो होता है आर्क बाय रेडियस ही। क्या होता है बेटा? आर्क बाय रेडियस ही होता है। तो समझो यहाँ पर कि आर्क बाय रेडियस तो बताएगा भाई कोई इसका डायमेंशन क्या होगा इसके? ये इसके M0 डायमेंशन L-1 T0. बेटा थीटा है, थीटा। तो फिर थीटा तो क्या होता है? M0 L-1 T0. ऊपर क्या है बेटा? आर्क है, वो लेंथ में है
नीचे रेडियस लेंथ में, अभी बोलो, मैंने आगे तो बताया बेटा। M0 L0 T0 यस, M0 L0 T0, वेरी गुड बेटा। अभी आगे तो बोला मैंने, क्या बोला देखो, थीटा जो होता है वो प्लेन एंगल, तो सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब वो एंगल ही है जो एक प्लेन में बनता है। तो ये देखो फोर्थ नंबर देखो, प्लेन एंगल क्या है, थीटा इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, और जब आर्क बाय रेडियस हम डिफाइन करते हैं वो डायमेंशन लेस है, बराबर। तो कोई बात नहीं बेटा, धीरे धीरे करके बेटा ये सारी फिजिकल क्वांटिटी आपको याद रह जाएगी, कोई चिंता है नहीं। चलो, तो इसे हम बेटा कैसे मेजर करते हैं, कैसे मेजर करते हैं बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, रेडियन में। कैसे मेजर करते हो, रेडियन में। ऐसा यूनिट क्या है उसका, रेडियन है। चलो, जैसे डिस्प्लेसमेंट समझ लिया वैसे हम समझेंगे एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से बताते हैं ना। वेलोसिटी क्या था, चलो कौन बताएगा, खाली वेलोसिटी बताओ, एंगुलर छोड़ दो। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी आपने क्या समझा, बताओ तो। वेलोसिटी का मतलब क्या है, वेलोसिटी का मतलब ये होता है ना बेटा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। आया ना बेटा, Yes, sir. हाँ बेटा बोलते जाओ ना ऐसा। हाँ, एंगुलर वेलोसिटी का मतलब बेटा खाली आपको एंगुलर वर्ड ऐड करना है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा बाय टाइम। क्या समझे बेटा, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो अगर एंगुलर वेलोसिटी है तो वो होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। राइट नाउ ऊपर जो है बेटा वो क्या होता है देखो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब m0 l0 t0, नीचे टाइम है, टाइम, तो ये क्या होगा, m0 l0 t का पावर माइनस, क्या हो जाएगा, माइनस, -1 1. ये होगा रेडियन सेकंड इनवर्स, रेडियन पर सेकंड। तो बेटा इसके डायमेंशन देखोगे तो किससे मैच हो रहे हैं, कोई बताएगा मुझे, एंगुलर वेलोसिटी के वेलोसिटी डायमेंशन फ्रीक्वेंसी से मैच हो रहे हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी से। Yes, sir. ऐसे भी सवाल बेटा आते हैं, हाँ, फिर वो भी याद रखना है साथ साथ में। चलो कोई बात नहीं, देखो 23, तो उसके बाद है एंगुलर एक्सेलरेशन। चलो, सिंपल एक्सेलरेशन बेटा क्या होता है, लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, इसे अल्फा बोलते हैं भाई। चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम होता है एक्सेलरेशन। जब एंगुलर वर्ड यूज करते हैं बेटा हम, तो वो हो जाता है यस एंगुलर वेलोसिटी पर टाइम। अभी समझो बेटा, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी जो है वो m0 l0 t -1 है, और इसके नीचे टाइम 1 होगा, तो ये होगा m0 L0 t t minus -2, तो ये होगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। चलो इसके बाद 24 नंबर, 24 नंबर एक यूनिक फिजिकल क्वांटिटी है जिसे बोलते हैं टॉर्क, और इसका सिंबल भी यूनिक है बेटा। ऐसे टी को मुक्का मारोगे बेटा, ये टी फॉर टॉर्क है, और इसको यहाँ से मुक्का मारोगे तो ये ऐसा बेंड हो जाता है। ये होता है टाउ, कहते हैं उसे, क्या बोलते हैं बेटा, टाउ। बेटा वो हरियाणा में ताऊ होते हैं, और यहाँ पर फिजिक्स में सबके ताऊ जो है ना वो टॉर्क है, तो बेटा हम तो ऐसे ही याद रख पाते हैं। टॉर्क को बोलते हैं टाउ। टाउ क्या होता है पहले समझो, टॉर्क क्या है। आधे लोग तो बेटा वही कंफ्यूजन में चले जाएंगे, ये टॉर्क सर क्या, आप किसकी बात कर रहे हो बेटा, आप डेली लगाते हो टॉर्क, सर क्या बात कर रहे हैं, ऐसी तो बात है ही नहीं। कहाँ पर लगाते हैं, यहाँ पर लगा रहे, देखो मेरे पास है ना, आपने बेटा डोर तो घर में लगा ही है आपका बेटा, सबके घर में डोर तो है ना। yes sir हाँ, तो ये डोर लगा है, तो मुझे बताना बेटा, एक सिंपल लॉजिक है कि यहाँ पर मतलब उसका जो हैंडल है वो क्या बेटा, वो हैंडल यहाँ पर लगाता है भाई कोई, यहाँ पर लगा है बेटा हैंडल, कहाँ पर लगा है, दूर लगाते ना, एंड पर लगाते, आया ना। Yes, sir. Yes, sir. क्या बेटा उसको फिजिक्स आती थी,
कारपेंटर ने फिजिक्स सीखा है? नहीं, वो तो कारपेंटर ही जानता है बेटा, बट उसको पता है कि हैंडल जब आप दूर लगाते हो तब फोर्स की इफेक्ट जो है ना वो बढ़ जाती है, आप इजीली उसे ओपन कर सकते हो। तो जब भी कोई फोर्स, ये पुलिंग और पुशिंग फोर्स है, जब भी कोई फोर्स किसी भी रेफरेंस पॉइंट से परपेंडिकुलरली लगता है तो वो टॉर्क बना देता है। इस डोर को घुमाने के लिए आपको फोर्स ऐसे लगाना पड़ता है, बट वो फोर्स एक रेफरेंस पॉइंट से परपेंडिकुलरली लग रहा है। यही तो मैजिक है बेटा फिजिक्स का, कि हर जगह पर ये होता है। तो फोर्स जो है वो फोर्स आप लगाओगे बट डोर घूमेगा, तो आपने फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स तो लगाया बट वो कुछ डिस्टेंस से लगाया मैंने। ये हैंडल अगर यहाँ पर होता तो उतनी इफेक्ट नहीं होती जितनी यहाँ पर है। तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आप याद रखोगे बेटा टॉर्क का मतलब क्या, फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स इनटू डिस्टेंस जो होता है परपेंडिकुलर, बट आप फिलहाल याद रखोगे टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। मान लो मेरे पास एक रॉड है, इसे बेटा एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, तो आप क्या करोगे? चलो मुझे एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, मुझे ऐसे घुमाना है, तो आप बेटा क्या करोगे? बताएगा कोई मुझे? बी से एक ही तरफ फोर्स अप्लाई करेंगे। हाँ, मतलब एक फोर्स आप ऐसे लगाओगे और दूसरी साइड से बेटा आप दूसरे हाथ से ऐसे फोर्स लगा सकते हो, आया ना? Yes, sir. यस सर। इससे क्या होता है बेटा, ये गोल गोल घूमेगा और कुछ नहीं। इस सेंटर से आपने एक डिस्टेंस के साथ फोर्स लगाया, तो ये क्या प्रोड्यूस करता है? देखो, रोटेशनल मोशन के लिए टॉर्क जरूरी है। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसे धक्का मारते हो बेटा, हम देखो ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से आप धक्का मारते हो और उसे यहाँ पर भेजना है तो आप फोर्स लगाते हो, और ये तो लीनियर मोशन हुआ। किसी भी चीज का रोटेशनल मोशन करवाना है तो बेटा टॉर्क जरूरी है, टॉर्क लगना चाहिए। तो ये टॉर्क का आप पूरा थियरी वगैरह जो है ना वो समझोगे आप 7th चैप्टर में, बट फिलहाल टॉर्क को याद रखने के लिए, अभी बेटा आप 2nd चैप्टर कर रहे हो तो याद रखने के लिए याद रहेगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है टॉर्क। आया ना बेटा? यस सर। चलो ठीक है, यहाँ पर समझते हैं। टॉर्क इज इक्वल टू बेटा याद रखना ही है और रह भी जाएगा, और ऐसी कोई बेटा चिंता है नहीं, बराबर। अभी मैं जितने डायमेंशन और जितनी फिजिकल क्वांटिटी ले रहा हूँ उतना आप समझते हैं। चलो, टॉर्क इज इक्वल टू हम लिखेंगे फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मैंने बोला था बेटा कि टॉर्क जो है ना वो टॉर्क में भी फोर्स आता है, फोर्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो क्या होता है देखो, फोर्स होता है m1 l1 t माइनस 2, राइट, इनटू डिस्टेंस जो है वो l1 हो जाएगा। तो बताओ बेटा, बोल दो, चलो ये क्या हो जाएगा? m1 l2 t minus 2। m1 l2 t माइनस 2, यस। तो ये तो बेटा कहीं देखा हुआ लगता है, ये डायमेंशनल फॉर्मूला कहाँ पर देखा है? m1 l2 t माइनस 2 रिकॉल करो, चलो मैं करवा देता हूँ। m1 l2 t माइनस 2 दिखा बेटा अभी? Yes, sir. किसका डायमेंशनल फॉर्मूला m1 l2 t माइनस 2 है? वर्क डन का। वर्क डन, यस, वर्क डन, एनर्जी और टॉर्क, आज से याद रख लेना बेटा। क्या क्या? वर्क डन, एनर्जी और टॉर्क, इन तीनों के डायमेंशनल फॉर्मूला जो है ना वो सेम है। वर्क डन, वर्क के डायमेंशन, टॉर्क के डायमेंशन और एनर्जी के डायमेंशन जो है ना वो सेम होते हैं। अगर बेटा आपको कोई पूछे कि इनमें से बताओ किस पैर में आपको डायमेंशनल फॉर्मूला सेम मिलते हैं, किसके डायमेंशन सेम है, तो इन तीनों के तो सेम ही होते हैं। किसके? वर्क, टॉर्क और एनर्जी सेम डायमेंशन से होते हैं। Yes, sir. ऐसा बेटा मैंने एक याद रखवा है, फ्रीक्वेंसी, अरे एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। एंगुलर वेलोसिटी, डायमेंशन और फ्रीक्वेंसी
सेम डायमेंशन। इसके भी डायमेंशन कैसे होते हैं बेटा? सेम डायमेंशन। ये चीजें बेटा याद रखनी ही पड़ती है, अदरवाइज बेटा क्या होता है, सब कुछ नया नया लगेगा। चलो तो 24 तक क्लियर है बेटा। रोटेशनल मोशन में वैसे तो बहुत सारे फिजिकल है, वैसे तो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी है, बट फिलहाल जितनी मुझे लगी कि भाई मुझे करवानी चाहिए वो मैंने करवाई बेटा। बाकी तो जैसे जैसे चैप्टर्स हमारे होते जाएंगे उसके साथ साथ आप सीखते भी जाओगे। नाउ इसके बाद हम लेते हैं कुछ 12th के बेसिस पर, और बोर्ड के लेवल का भी बेटा हम पढ़ रहे हैं। बोर्ड के लेवल का मतलब आपके स्कूल के लेवल का भी पढ़ रहे हैं। तो फिलहाल जो है वो मैं 12th में आने वाली उतनी ही फिजिकल क्वांटिटी कराऊंगा जो आप 10th में सीख चुके हो। मे बी आपने इलेक्ट्रिक करंट वगैरह पढ़ा है, तो इसके लिए आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है। जब इसका बेटा JEE नीट का हमारा लेक्चर होगा, मतलब संडे का जो लेक्चर होगा, उसमें एक्स्ट्रा फिजिकल क्वांटिटी जो है वो मैं करवा दूंगा। फिलहाल आज के लेक्चर के लिए अभी जो मैं करवा रहा हूँ उसके ऊपर फोकस करो, बराबर। चलो 25। तो 25 जो है वो मतलब हम ले लेते हैं बेसिक इलेक्ट्रिक करंट। चलो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इलेक्ट्रिक करंट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। और इलेक्ट्रिक करंट जो है वो क्या होता है? नंबर ऑफ चार्जेस पासिंग फ्रॉम यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इन यूनिट टाइम, है ना। नंबर ऑफ चार्जेस विच आर पासिंग फ्रॉम यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इन यूनिट टाइम, वो होता है इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हम कहते हैं चार्ज पर टाइम। कितना चार्ज कितने टाइम में कितने क्रॉस सेक्शन एरिया से में से निकला, वो इलेक्ट्रिक करंट बना देता है। तो समझो बेटा, चार्ज बाय टाइम। चार्ज मैंने बोला था बेटा कि इलेक्ट्रिक करंट जो है ना, उसके लिए चार्ज का यूनिट जो होता है वो आपको पता भी होगा, कूलम पर सेकंड होता है। ये होता है कि नहीं बेटा? और इसका जो ऐसा यूनिट है ना, ऐसा यूनिट, वो एम्पियर है। वो क्या है बेटा? एम्पियर। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, कोई बताएगा मुझे भी? सीधा लिखना है ना, इसमें कुछ नहीं है। M0 L0 T0 वो तो होते नहीं है, तो ये 1 हो जाएगा। बिकॉज ये खुद फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो हम क्या करते हैं बेटा, एम्पियर का ही सिंबल जो है ना, वो एम्पियर का ही सिंबल जो है उसकी डायमेंशन को 1 गिन लेते हैं। तो क्लियर है बेटा ये चीज? आया ना बेटा? यस सर। उसके बाद इलेक्ट्रिक Yes, sir. उसके बाद होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, चलो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो इस पे से ही बनाओ बेटा। Q इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? करंट इनटू टाइम। तो Q इक्वल्स टू I इंटू टी। क्या लिखोगे बेटा? M0 L0 T का पावर क्या होगा? T1 A1। T1 A. और इसका बेटा यूनिट जो है ना वो कूलम्ब। चार्ल्स कूलम्ब जो थे, उन्होंने ये चार्ज के बारे में मतलब एक लॉ दिया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ना? उसी से इसका यूनिट बेटा यहाँ पर कूलम रखा है। उसके बाद 27 जो है वो है पोटेंशियल डिफरेंस। आपने ओम्स लॉ में पढ़ा भी है, बट मैं आपको और एक तरीके से समझाना चाहता हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस उसे V से डिनोट करते हैं कि आपके पास बैटरी है, उस बैटरी का बेटा आप क्या यूज करते हैं? बैटरी में से आपको क्या चाहिए? मेरे पास एक बैटरी होती है, तो उसमें से मुझे क्या चाहिए? जनरली बैटरी का आप क्या यूज करना चाहते हो? पावर। मतलब हाँ, मतलब आपको क्या चाहिए, मतलब मुझे कुछ अप्लायंसेस जो है वो चलाने होते हैं, या फिर मुझे करंट चाहिए ना, सीधी सी बात है। तो बैटरी में 2 टर्मिनल होते हैं, एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल और एक होता है नेगेटिव टर्मिनल। जब करंट फ्लो होता है बेटा सर्किट में, तो कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है। क्या ये सबको पता है बेटा? यस यस सर। सर। हाँ।
तो बैटरी का काम जो है ना वो हमें इलेक्ट्रिक करंट देना है, सीधी सी बात है। अगर बैटरी में से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो तो उसके लिए यहाँ पर बैटरी के दोनों टर्मिनल पर कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। सो बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस है क्या? पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द वर्क पर यूनिट चार्ज। वापस से बोला बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज वर्क पर चार्ज। तो अगर ये चार्ज एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल नहीं जाएगा, वैसे तो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है, वही इलेक्ट्रिक करंट बनाते हैं। बट शुरुआत से जो है वो कन्वेंशनल वे में हम सोचते हैं तो वो पॉजिटिव से नेगेटिव करंट का फ्लो होता है, बराबर। बट वो सब चीजें बेटा आपको डिटेल में मैं आप जब 12th स्टैंडर्ड में आओगे तब इलेक्ट्रिक करंट के बारे में समझाऊंगा। फिलहाल चार्ज को कुछ वर्क करना पड़ता है इस टर्मिनल से लेके इस टर्मिनल तक, तो वो वर्क पर यूनिट चार्ज होता है, वो बैटरी का पोटेंशियल होता है। और वो पोटेंशियल वर्क पर चार्ज, चलो तो इसका रिलेशन आपको पता चल गया वर्क पर चार्ज। तो मुझे बताओ बेटा वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? m1 l1 t माइनस 2 हो जाएगा, m2 सॉरी l2 होगा, सॉरी m1 l2 t माइनस 2, और नीचे चार्ज है वो क्या हो जाएगा बेटा? a1 t1। चलो तो ये हो जाएगा m1 फिर l2 t माइनस 3 a माइनस, क्या हो जाएगा? m1 l2 t माइनस 3 a माइनस। इसका जो यूनिट है वर्क के लिए जूल पर कूलम, और इसे साइंटिस्ट वोल्टा के नाम के ऊपर से वोल्ट भी कहते हैं। तो बेटा 27 ये सब जो है ना वो तो आपको 12th में आएगी, बट फिलहाल कुछ हम जब एडवांस लेवल के 11 के बेस पर जो है वो हम करेंगे सवाल, तो फिर उसमें ये यूजफुल होता है। तो क्या ये याद रहेगा बेटा पोटेंशियल डिफरेंस? धीरे धीरे आपको Yes, sir. वर्क का याद है, चार्ज का याद है, तो फिर बन जाता है फॉर्मूला, बराबर। चलो इसके बाद 28 नंबर जो कि हमारा इस सेशन का आखिरी डायमेंशनल फॉर्मूला है, बराबर। मैंने बोला कि बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज आपको मिलेंगे, फिलहाल आपको इसी फिजिकल क्वांटिटीज जो मैंने करवाई है इसके ऊपर फोकस करना है। बाकी और बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज आपको मिलेंगे बट वो स्टेप बाय स्टेप होता है बेटा, तो जो भी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊं उसी वे में प्रिपेयर करो, नहीं तो बेटा गिर जाओगे। चलो 28 नंबर जो है वो रेजिस्टेंस बड़ा ही वेल नोन है बेटा। चलो ओम्स लॉ बेटा क्या Yes, कहता sir. है? ओम्स लॉ ये कहता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू टर्मिनल्स ऑफ अ कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट कंडक्टर, V is equals to IR. Now potential is proportional to the electric current flowing through that conductor, and the proportionality constant is R, which is known as resistance. And according to Ohm's law, the ratio of V by I is always constant. So R is equals to बेटा आपको V by I वो always constant मिलता है। तो बेसिकली जो है ये ओम्स लॉ तो आपने पढ़ ही रखा है, तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी बेटा मैंने इसीलिए यहाँ पर इंक्लूड किया है कि रेजिस्टेंस जो है वो होता है वोल्टेज बाय इलेक्ट्रिक करंट। ये ओम्स लॉ के चलते हैं, अभी समझो बेटा स्टेप बाय स्टेप। देखो मैंने क्या सीखा है आपको, इलेक्ट्रिक करंट सीखा है तो इलेक्ट्रिक चार्ज आता है, अगर इलेक्ट्रिक चार्ज आ गया तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, और पोटेंशियल डिफरेंस आएगा तो ही रेजिस्टेंस आता है, नहीं तो बेटा ये स्टेप बाय स्टेप ही होता है। इसीलिए बेटा इसी वे में सीखना होता है, ये बेस्ट मेथड है, अदरवाइज नहीं याद रहता है। ओके वोल्टेज देखो, वोल्टेज का क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, M1 L2 T minus 3 A minus 2. A-1 है बेटा, बराबर। अच्छा आपने रेजिस्टेंस का बना दिया, ओके ठीक है। देखो वोल्टेज का बेटा देखते जाओ सब लोग, M1 L2 T माइनस 3 A-1, नीचे इलेक्ट्रिक करंट का A1, और ये A1 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा M1 L2 T minus 3 A minus 2, which is the dimensional formula for resistance. ये होता है डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस। तो इसे हम लिखते हैं बेटा ओम, ओमेगा, ओमेगा वेल नोन सिंबल है, बराबर। ये 28 नंबर तक
जितने भी बेटा डायमेंशनल फॉर्मूला किए उसको बेटा कैसे याद रखना है, MLT रट्टा नहीं मारना है, रट्टा मारोगे बेटा तो काम होएगा नहीं बेटा आपका, बराबर। तो कैसे करना है देखो, थियोरी के पॉइंट ऑफ व्यू बेटा यहाँ से तो मैंने बोला ना कि जो इंट्रोडक्शन है वहां से मतलब थियोरी की नहीं आती है, यहाँ से आपको डायमेंशनल फॉर्मूला ही करने हैं। तो आपको क्या करना है, जो थर्ड कॉलम में रिलेशन होता है ना, रिलेशन, वो उसे समझने का ट्राई करो। जितना रिलेशन मतलब समझोगे फिजिकल क्वांटिटी का क्या रिलेशन है एक दूसरे के साथ, उसी वे में डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना सीख जाओ, बराबर। तो ये 28 तक जितने भी मैंने डायमेंशनल फॉर्मूला कराए वो आपके स्कूल के लेवल के पेपर में, और मतलब ऑलमोस्ट ये 11th के जब आप स्टार्टिंग कर रहे हो उस लेवल पर इतने सफिशिएंट है, इतने आपको डायमेंशनल फॉर्मूला लिख के करने हैं लर्न। नहीं कहिए तो बेटा अगले 3 लेक्चर्स में इसके बेस्ड के ऊपर जितने भी सम्स वगैरह कराऊंगा उसमें बेटा मैं आपसे ही डायमेंशनल फॉर्मूला पूछूंगा, है ना? तो आपको ही Yes, sir. बताना है कि पोटेंशियल डिफरेंस मैं बोलूं तो फिर आपको, हाँ सडनली मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको सडनली याद आ जाए, बट आप रफ में ये तो कर सकते हो ना कि वर्क बाय चार्ट, तब जाके आपको वो तो आना चाहिए। समझ रहे हो बेटा बात मेरी, आया ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो तो यहाँ तक रखते हैं।